बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र इसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। देखिए काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। बहुत इजी है, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी आप कर सकते हैं और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी आप कर सकते हैं। वो जस्ट इसके उल्ट ही है। अगर ये समझ आ गया तो वो वाला खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम क्या यूज करते हैं? RLC सीरीज सर्किट यूज करते हैं। RLC सीरीज सर्किट यूज करते हैं। बताते हैं रेजोनेंस क्या होती है। ठीक है, आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टोटल आपको बताएंगे कि रेजोनेंस क्या होती है। तो RLC सीरीज सर्किट हम इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी कि ऐसा सर्किट कि जिसमें AC सोर्स के साथ रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ हो तो किस तरह से वोल्टेज और करंट बिहेव करेंगे, अगर सिर्फ कैपेसिटर लगा हो या सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो किस तरह से बिहेव करेंगे। उसके बाद देखा था कि अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हो फिर कैसे होगा, अगर रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगे हो फिर वोल्टेज और करंट कैसे वेरी होगा। लेकिन इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि अगर AC सोर्स के साथ रेजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो फिर रेजोनेंस कंडीशन हम कैसे अचीव करेंगे और उस पर जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है वो किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो उससे पहले कुछ पुरानी चीज़ें हम देख लेते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। हम पिछले टॉपिक्स में ये करके आ चुके हैं। देखिए कैपेसिटर में क्या होता है, पिछले टॉपिक की वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होती है वो क्या करती है? लैग करती है और रेजिस्टेंस लीड करती है। ठीक हो गया? लेकिन इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड करती है और रेजिस्टेंस लैग करता है। ठीक हो गया? तो ये टर्मिनोलॉजी दोनों याद रखनी। इसमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर लैग करती है, इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो लीड करती है। ठीक हो गया? तो ये दोनों चीजें लाजमी याद रखनी है, इसी में सारा टॉपिक है। ठीक हो गया? तो टॉपिक हमारा कौन सा है? RLC सीरीज सर्किट। अब इसमें देखिए रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। याद रखें कि जो हमारे पास रेजिस्टर होता है उस पर अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता। ये चीज लाजमी याद रखनी है। अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी का किस पे असर होता है? एक कैपेसिटर पे होता है और एक इंडक्टर पे होता है। वो देखते हैं कैसे होता है। देखें रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस S, इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C, और उसको हमने क्या अटैच कर दिया? सीरीज में अटैच कर दिया है, जो कि AC वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच हैं तीनों। ठीक है, इसलिए RLC सीरीज सर्किट। अब यहां पर देखिए अगर हम कैपेसिटेंस की बात रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 1/2 पाई FC। अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और एक चीज याद रखना है कि ये जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स दी है इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर सकता हूं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरी हो सकती है। अब यहां पर देखिए XC क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगी? हाई होगी। अच्छा, अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो वो किसके इक्वल है? ओमेगा L। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई F इंटू L। उसी तरह यहां पर देखिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मगर मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्ट हैं। एक में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को हमने सेम इसमें यूज करना है। निहायत आसान है, सिर्फ ध्यान इधर रखना है, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब रेजोनेंस की कंडीशन अचीव करते हैं बाय यूजिंग इंपीडेंस डायग्राम। हम क्या करेंगे? इन सब की रेजिस्टेंस को उठा लेंगे और एक इंपीडेंस डायग्राम बनाएंगे और वहां से देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है और रेजोनेंस कंडीशन आगे हमें कैसे अचीव होती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें हमने क्या करना है इंपीडेंस डायग्राम में कि रेजिस्टेंस को रेफरेंस पॉइंट ले लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें
जो हमारे पास है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या करती है, लैग करती है। तो यहां पर आप बना ले रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC, ठीक है, और इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करती है, लीड करती है। तो ये हमने एक इंपीडेंस डायग्राम बना ली इन तीनों को कंबाइन करके XL, ठीक है। अगर यहां तक समझ आ गया, आगे वाली कहानी निहायत आसान है। और रेफरेंस पॉइंट XC लैग कर रहा है, XL लीड कर रहा है, ठीक है, उन्हीं दो पिक्चर्स को जोड़ दिया। तो क्योंकि हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद अब सबसे पहले हमने देखना है कि लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, एट लो फ्रीक्वेंसी। और देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एट लो फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे उतनी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होगी। और अगर यहां पर देखिए अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो हम केस कौन सा देख रहे हैं, एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो मैं इसको इतना बना दूंगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा कम होती है। और जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ज्यादा होगी, तो उतनी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम इंपीडेंस डायग्राम भी उस वक्त है जब लो फ्रीक्वेंसी हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ज्यादा होगी, ठीक हो गया। क्यों, ये हमें फार्मूला से पता चला। अब यहां पर देखिए ये बहुत ज्यादा छोटी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये इस एट लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बिहेव किस तरह से करेगा, ये RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरह, इस तरह से जैसे इसमें इंडक्टर लगा ही नहीं हुआ। क्यों, लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है, डोमिनेट कर जाती है, और इसकी जो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है ये बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से सर्किट एज अ RC सर्किट बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, ठीक हो गया। ओके, अब एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यहां पर देखिए आप, अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हाई कर देना है, तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पे भी जब हम फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इस केस में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो कम होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, ऐसे छोटी सी लाइन XC, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ये होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ी सी XL, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस केस में सर्किट जो है वो RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, RL सर्किट की तरह। क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बहुत ज्यादा छोटी है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी सर्किट को वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वजह से होगी। इस वजह से हमने ऐसे सर्किट को RL सर्किट के तौर पर ये सर्किट काम करेगा, कब, एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक हो गया। तो लो फ्रीक्वेंसी पे RC सर्किट की तरह, हाई फ्रीक्वेंसी पे RL सर्किट की तरह। अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू है इंक्रीज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। इसमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होती है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होती है। लेकिन देखिए एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि फ्रीक्वेंसी को हम हाई करते जाएं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे, वो उस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस कंडीशन। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसके डीपली जाने की कोशिश करते हैं अगर नहीं समझ आई तो। देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के उल्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज किया। लो फ्रीक्वेंसी ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया। जब थोड़ा सा इंक्रीज किया तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान ले इस तरह से। अब मैंने क्या किया,
जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया, थोड़ा सा और इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो जाएगी और एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। यानी थोड़ा और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और डिक्रीज होगी और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। जितना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे याद रखना है उतनी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, ये याद रखना है। मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया और इंक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि जब एक्स सी कम होते हुए और एक्स एल बढ़ते हुए एक दूसरे के इक्वल हो गई, एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी। एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो गया। एक ऐसी कंडीशन आई, एक ऐसी कंडीशन आई जब एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो गया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते 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 एक ऐसी कंडीशन आई कि जब एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो गया। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल आया है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये इसका कंसेप्ट था। ये कंडीशन लाने के लिए हमने सारा काम किया है। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन पे हम क्यों इस कंडीशन पे इसको लाना चाह रहे हैं वो सुने। अब देखिए एक्स सी और एक्स एल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स सी लैग कर रहा है, एक्स एल लीड कर रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल होगा तो ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो एक्स सी एक्स एल को कैंसिल कर देगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इम्पीडेंस होगी वो सिर्फ आर के बराबर होगी, ना एक्स सी है ना एक्स एल है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो सिर्फ बाकी बच जाएगी आर। यानी सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बच जाएगी, इसकी और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी इस पूरे की मिलाएं तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यों Z इज इक्वल टू R किस तरह, ये भी जीरो ये भी जीरो, एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर दिया ना उस सेंस में, तो इसकी सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगी। तो अगर इन पूरे सर्किट में हम इंपीडेंस निकाले तो सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस बच जाएगी। इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से Z इज इक्वल टू R हो जाएगा कि इंपीडेंस R के इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस फिनोमेना पे आप ये समझ लें कि ये इस तरह बिहेव करेंगे जैसे ये साथ में लगे ही नहीं है, क्यों, एक दूसरे की रेजिस्टेंस को कैंसिल कर दिया। अब अगर हम बात करें कि करंट के साथ क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देखिए पहले 3 रेजिस्टेंसेस करंट को ब्लॉक कर रही थी, अब सिर्फ एक कर रही है, तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखें कि एक्स सी इज इक्वल टू एल एक्स एल पे सिर्फ रेजिस्टेंस आर की रह जाएगी। ठीक है, एक्स सी और एक्स एल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन मिलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके मैथमेटिकल पे तो थोड़ा सा आते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है। अब एक्स एल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स सी का 1 ओवर ओमेगा सी होता है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से शो करेंगे क्योंकि ये कंडीशन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी आ जाएगा। ठीक है, एल यहाँ से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एल सी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एल सी आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एल सी। ये कौन सी है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। तो ये क्या है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम मालूम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट के हम ऐसी कंडीशन लाते हैं कि जिसमें हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव हो, हाई करते करते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस पे एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाए।
और याद रखना है कि इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे की रेजिस्टेंस को यानी रिएक्टेंस को कैंसिल कर देंगे और सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव रह जाएगा, जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे सर्किट, ऐसी कंडीशन पे, ऐसी फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब वो ग्राफ के जरिए से समझते हैं कि वो कैसे होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल से। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो अभी फार्मूला डिराइव किया था। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज ओनली रेजिस्टिव, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। अच्छा, अभी यहां पर देखिए कि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC था, लिहाजा एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगी। इसलिए वो कहता है कि द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन इज ओनली रेजिस्टिव, सिर्फ वो रेजिस्टिव रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव इसने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, और हमें पता है रेजिस्टर के केस में अगर सिर्फ रेजिस्टर बाकी बच गया तो उसके केस में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं। द पावर फैक्टर इज 1। अब करंट और वोल्टेज आपस में क्या है, इन फेज है। जब सर्किट रेजिस्टिव ओनली हो गया, जब XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये cos थीटा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ठीक हो गया, तो V और R के दरम्यान एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहां पर V और I आएगा। ठीक है, रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो V और I में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1। इस वजह से कह रहे हैं जब ओनली सर्किट रेजिस्टिव रह जाएगा तो पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। If the amplitude of the source voltage V0 is constant, the current is maximum at the resonance frequency and its value is V0 by R। हमें पता है कि जब XL is equal to XC वाली कंडीशन आएगी तो वो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव रह जाएगा। और मैंने पहले बताया फिर करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा, मतलब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि पहले 3 रेजिस्टेंस की वजह से करंट को ब्लॉकेज थी। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रही थी, अब 2 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक रहेगी, तो फिर अब करंट मैक्सिमम होगा। यानी कि यहां पर अगर हम ग्राफ में देखें, ग्राफ से इसको आपको समझाते हैं। ग्राफ में देखें, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ली, फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे लिया क्या लिया, करंट। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी फर्ज करें यहां तक बढ़ाई तो करंट ये बढ़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएं तो XC की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और XL की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा ही है, मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन के हम आहिस्ता आहिस्ता पास जा रहे हैं तो करंट भी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई करंट और इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई करंट और इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई करंट और इंक्रीज। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई कि जिस पे XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो इस फ्रीक्वेंसी पे यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे यहां पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक हो गया, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और एट लो फ्रीक्वेंसी हमें पता है सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, एज अ RC सर्किट। तो इस कर्व में एज अ RC सर्किट ये बिहेव करेगा। ठीक हो गया, अब अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज होने लग पड़ेगा। क्यों डिक्रीज होने लग पड़ेगा, देखें RXC और XL ये दोनों क्या है, बराबर हैं अभी। अब अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज बहुत ज्यादा होने लग पड़ेगी, और जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो क्या होने लग पड़ेगी, डिक्रीज होने लग पड़ेगी। मतलब फिर से ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, फिर से ये दोनों एक्टिव, पहले तो दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर दिया था, आप दोनों फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो करंट अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे करंट फिर डिक्रीज करने लग पड़ेगा। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट किस तरह से ये बिहेव करता है सर्किट, एज अ RL सर्किट। ठीक है, रेजिस्टर इंडक्टर सर्किट। क्यों, XC कम होता जाता है, XL ज्यादा होता जाता है। तो बस इतना याद रखना है
कि जो जैसी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जब XL = XC हो जाएगा, करंट मैक्सिमम उस पॉइंट पर होगा, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर करंट फिर से डिक्रीज होने लग पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, रेजोनेंस करंट इसको कहेंगे, V0 / R। ये चीज़ याद रखनी है। आखिर में इसका लास्ट पॉइंट आता है, एट रेजोनेंस VL द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड VC द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस में बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज। अब किस तरह से हमें पता है कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं, एक क्वार्टर में एनर्जी को स्टोर करती हैं, दूसरी में डिलीवर करती हैं। लेकिन एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये अपनी जो हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा ज़ाया करेंगे, वो ज़्यादा ड्रॉप करेंगे। जो इनमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो रेजोनेंस कंडीशन पे वो ज़्यादा ज़ाया करेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा ज़ाया करेंगे। मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे को पैसे दिए हैं, 10-10 रुपए उसको रोज़ देते हैं। अब क्या होता है, आपने कहना है कि 10-10 रुपए ही रोज़ खर्च करने हैं। वो कहेगा ठीक है 10-10 रुपए ही रोज़ खर्च कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है कि कुछ पैसे जमा करता जाता है। जो रोज़ आप उसको 10 रुपए देते हैं वो क्या करता जाता है, कुछ ना कुछ जमा करना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कोई ऐसा दिन आता है कि जब वो 10 रुपए की बजाय 12 या 15 रुपए खर्च करता है। यानी जो उसने रकम को जमा किया हुआ होता है उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करता है, 10 की बजाय 15 रुपए खर्च करता है, कुछ 5, 6, 7 उनमें से उठा लेता है। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह मतलब अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करते हैं, सेम इसी तरह ये भी क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती हैं। एट रेजोनेंस कंडीशन पे ये एनर्जी जो है वो ज़्यादा ड्रॉप करती हैं। वोल्टेज जो कैपेसिटर इंडक्टर है ये ज़्यादा ड्रॉप करता है एज कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि देखें VC, यहाँ पर देखें VC क्या करता है, लैग करता है, और VL क्या करता है, लीड करता है। एट रेजोनेंस कंडीशन VC ये क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देगा VL को। क्यों? दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर एट रेजोनेंस कंडीशन पे अगर ये वोल्टेज ज़्यादा भी ड्रॉप हो रहा है इनके अक्रॉस तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल ही कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।